हेलो बच्चों, आशा करती हूँ आप सभी जो हैं अपने घरों पर स्वस्थ होंगे। हमने अपनी ज्योग्राफी की क्लास में जो है अब तक अपना 5th चैप्टर जो कि है प्राथमिक क्रियाएं, हमारा 7th चैप्टर जो कि है तृतीयक और चतुर्थक क्रियाकलाप और 10th चैप्टर जो कि है मानव बस्ती, ये तीनों चैप्टर जो है हमने विद क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लिए हैं और आपके इन सब के मैंने क्लास टेस्ट भी अभी लिए हैं और आपको ये अच्छी तरह से समझ भी आ गए होंगे। और मैंने यूटी के सिलेबस में भी जो है आपको यही तीनों चैप्टर दिए हैं। आज हम शुरू कर रहे हैं अपना नया चैप्टर जो कि हमारी बुक का फर्स्ट चैप्टर है, जिसका नाम है मानव भूगोल और उसकी शाखाएं। कि हमारे फर्स्ट चैप्टर में हमने इसकी रीडिंग तो पूरी कर ली थी। अब हम पढ़ेंगे मानव भूगोल की प्रकृति कैसी है, क्षेत्र कैसा है और उसका विषय क्या क्या है, कहाँ कहाँ जो है इसका अध्ययन किया जाता है और भूगोल में मानव भूगोल की आवश्यकता क्यों पड़ी, इन सब के बारे में अब हम पढ़ेंगे। हमारी पहले बुक एक्सरसाइज हम कर लेते हैं। बुक एक्सरसाइज में वही हमारे 3 से 4 जो MCQ क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता है। मतलब क्या चीज़ भूगोल का वर्णन नहीं करती है, वो कारण हमें बताना है। पहला है हमारा समाकलनात्मक अनुशासन, दूसरा है मानव और पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन द्वैधता पर आश्रित, और चौथा है हमारा प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप आधुनिक समय में प्रासंगिक नहीं है। तो आप देखा जाए हम समय के अनुसार जो जो परिवर्तन आए हैं उन सब का अध्ययन भी भूगोल में करते हैं। मानव और पर्यावरण के बीच संबंधों का भी, द्वैधता पर आधारित इन बातों का भी। तो जो प्रासंगिक नहीं है उस बात का हम भूगोल में अध्ययन नहीं करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। यात्रियों से हमें पता लगता है, मानचित्र से हमें भूगोल का पता लगता है, चंद्रमा और चट्टानों से, हमें महाकाव्य से जो है भूगोल के बारे में कुछ भी पता नहीं लगता है। ये हमें इतिहास का ज्ञान करवाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। तो सबसे ज़्यादा हमारे पर्यावरण और मनुष्य के बीच प्रक्रिया जो है प्रौद्योगिकी के अंतर्गत की जाती हैं। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपगमन नहीं है। तो मात्रात्मक क्रांति क्षेत्रीय भी है, अन्वेषण भी है, खोज भी करता है, स्थानिक संगठन भी है। तो क्या नहीं होता इसमें, मात्रात्मक क्रांति नहीं होती है। अगला प्रश्न है हमारा, मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। मानव भूगोल में जो है भौतिक परिवेश यानी कि जो भौतिक वातावरण है, जो भौतिक पर्यावरण की जो पृष्ठभूमि में पृथ्वी तल पर फैली हुई मानव निर्मित परिस्थितियां अथवा लक्षण यानी कि मानव के द्वारा बनाई गई जो जो वस्तुएं हैं, जो जो चीज़ें हैं, जैसे घर, खेत, गांव, नहरें, सड़कें, कारखाने, स्कूल का जो है अध्ययन किया जाता है। एक भूगोलवेत्ता जो जीन ब्रून्स ने कहा भी है कि मानव भूगोल जो है उन सभी तथ्यों का अध्ययन करता है जो मानव के क्रियाकलापों से है, यानी कि मानव जो कार्य करता है उन सभी से जुड़ा हुआ है और जो हमारी पृथ्वी के धरातल पर घटित होने वाली घटनाओं में से छांटकर उन्हें जो है एक विशेष श्रेणी में रखा जाता है। मानव भूगोल जो है मनुष्य और उसके वातावरण के बीच में जो अंतर संबंध पाए जाते हैं, जो आंतरिक संबंध पाए जाते हैं, उन सब का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, मानव भूगोल के कुछ उप क्षेत्रों के नाम बताइए। ये चैप्टर जो है मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस चैप्टर में से आपके 1 मार्क्स के, 2 मार्क्स के, 3 मार्क्स के, इवन जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन आना है वो सारे इसी चैप्टर में से निकलते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, आप उपक्षेत्र कहो या शाखाएं कहो, आंसर आपका सेम रहेगा। तो पहला है आर्थिक भूगोल। आर्थिक भूगोल में क्या है, मानव जो उत्पन्न करता है, उत्पादक क्रियाओं के वितरण का जो अध्ययन किया जाता है वो आर्थिक भूगोल में किया जाता है।
राजनीतिक भूगोल में जो है राजनीतिक व्यवस्था, सीमाओं, प्रादेशिक व राष्ट्रीय नियोजन का अध्ययन किया जाता है। ऐतिहासिक भूगोल में विभिन्न प्रदेशों में होने वाले भौगोलिक परिवर्तनों व समय के अंतर का अध्ययन किया जाता है। सामाजिक भूगोल में विभिन्न मानव समूह और उनके पर्यावरण के बीच जो संबंध का जो है वो अध्ययन किया जाता है। जनसंख्या भूगोल में जो है जनसंख्या के वितरण, घनत्व, जन्म दर, मृत्यु दर, साक्षरता, आयु व लिंगानुपात व जनांकीय विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। आपने जब चैप्टर रीड किए थे तो आपका पूरा चैप्टर भी है इस विषय में। और क्या आता है? नगरीय भूगोल। नगरीय भूगोल में जो है नगरीय आवासों के प्रकार, प्रारूप, स्थान, स्थिति, परिस्थिति का जो है वो अध्ययन किया जाता है। आवास भूगोल में जो है नगरीय व ग्रामीण बस्तियों का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, मानव भूगोल जो है किस प्रकार अन्य सामाजिक विज्ञानों से जुड़ा हुआ है? तो मानव भूगोल जो है भौतिक वातावरण और मानवीय क्रियाओं के संबंधों की व्याख्या करता है। मानव भूगोल की प्रकृति जो है अत्यधिक अंतः विषयक है, मतलब आंतरिक विषयों से वो जुड़ी हुई है। पृथ्वी तल पर पाए जाने वाले मानवीय तत्वों को समझने और इनकी व्याख्या करने के लिए मानव भूगोल अन्य सामाजिक विज्ञानों के विषय में जो है संबंध विकसित करता है। एक बात मैं आपको बताती हूँ, हमारा जो भी विषय होता है वो आपस में जो है किसी न किसी और अन्य विषयों से भी जुड़े हुए होते हैं। तो मानव भूगोल में जो है मानव की आर्थिक क्रियाओं के वितरण का अध्ययन करने के लिए अर्थशास्त्र का सहारा लिया जाता है। आपने अभी पढ़ा था ना कि आर्थिक क्रियाओं में जो वो उत्पादन करता है उसका जो वितरण है वो अर्थशास्त्र में यानी कि आर्थिक भूगोल में उसका अध्ययन किया जाता है। जनसंख्या की विशेषताओं के अध्ययन के लिए जो है मानव भूगोल में जनांकी की सहायता ली जाती है। मानव समुदाय, उनके सामाजिक संगठन, श्रम विभाजन, रीति रिवाज, परंपरा, तीज त्योहार के लिए जो है मानव भूगोल समाजशास्त्र का अध्ययन करता है, समाजशास्त्र की जो है वो सहायता लेता है। अब अगला प्रश्न क्या है हमारा कि मानव के प्रकृतिकरण की व्याख्या कीजिए या पर्यावरणीय निश्चयवाद का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। आपको ये प्रश्न जो है दो तरह से आ सकता है कि पर्यावरण का निश्चयवाद कब हुआ या प्रकृति मानव का प्रकृतिकरण कब किया गया। प्रकृतिकरण पर्यावरण में जो है अनेक क्रियाओं की आरंभिक अवस्थाओं में मनुष्य न केवल प्रकृति से अत्यधिक प्रभावित था बल्कि उससे वो भयभीत भी था। यानी कि प्रकृति के जब उसको प्रकृति से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति होती थी तो उसके साथ साथ जो है प्रकृति में होने वाले विनाश से भी उसे डर लगता था। आरंभिक मानव समाज ने जो है स्वयं को प्रकृति के आदेशों के अनुसार ढाल लिया है कि प्रकृति ने मनुष्य को जैसा कहा उसने स्वयं को वैसा ही बना लिया है। इसका कारण यह था उस समय मानव का सामाजिक सांस्कृतिक विकास आदिम था, मतलब वो पुराना था और उसके पास प्रौद्योगिकी न के बराबर थी। वो उद्योगों के बारे में कुछ भी नहीं जानता था, संचार के बारे में, सूचनाओं के बारे में उसे कोई भी ज्ञान नहीं था। आदिम मानव समाज और प्रकृति की प्रबल शक्तियों के बीच इस प्रकार जो आंतरिक क्रियाएं हुई उसे पर्यावरणीय निश्चयवाद कहा गया। प्रौद्योगिकी विकास की उस अवस्था में हम उस प्राकृतिक मानव की कल्पना कर सकते हैं जो प्रकृति को सुनता था और उसकी प्रचंडता से डरता था और उसकी प्रबल शक्तियों की पूजा करता था। उदाहरण के तौर पर आपकी बुक में मैंने आपको पढ़ाया भी था, बेदा जो है वो मध्य भारत में छत्तीसगढ़ के अबुझमाड़ क्षेत्र के जंगलों में रहता था। यानी कि वो एक जंगली मनुष्य की तरह अपना जीवन व्यतीत करता था। वह छोटी सी लंगोटी पहन के हाथ में कुल्हाड़ी लिए अपने मित्रों के साथ वन का सर्वेक्षण करता है, जहाँ पर उसका एक कबीला कृषि का आदिम रूप यानी कि स्थानांतरित कृषि करता है। बेदा और उसके मित्र जो है वन के छोटे छोटे टुकड़ों को जुताई के लिए साफ करते हैं। राख का प्रयोग मृदा और उर्वर बनाने के लिए, खाद बनाने के लिए किया जाता है।
नदी से जल प्राप्त करता है। अपने मित्रों के साथ वह आगे बढ़ता हुआ गूदेदार पत्तों और कंदमूल को चबाता है। उदाहरण से क्या पता लगता है कि एक कबीले ने प्रकृति पर्यावरण के साथ जो है प्रत्यक्ष और पूर्णतः सामंजस्य बनाया हुआ है। इस मामले में प्रकृति विराट, शक्तिशाली, पूज्य, सत्कार योग्य, संरक्षित है। सतत पोषणीय विकास के लिए जो है मनुष्य प्रकृति के संसाधनों पर ही निर्भर रहता है, क्योंकि जो संसाधन आज हम इस्तेमाल कर रहे हैं, हम अपने आने वाली पीढ़ी के लिए जो है उन संसाधनों को संभाल कर रखते हैं ताकि वो भी जो है उनका इस्तेमाल कर सकें। ऐसे समाज के लिए जो है भौतिक पर्यावरण मानव माता प्रकृति का रूप धारण कर लेती है। समय के साथ जो है सामाजिक सांस्कृतिक विकास होता है। लोग अपने पर्यावरण व प्राकृतिक बलों को समझने लगते हैं। पहले से बेहतर और अधिक सक्षम प्रौद्योगिकी का जो है वो विकास करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मानव भूगोल के विषय क्षेत्र कौन कौन से हैं? मानव भूगोल जो है एक बहुत ही बड़ा, एक बहुत ही विशाल विषय है। कुछ देशों में इसका विकास मनुष्य का अध्ययन करने वाले सामाजिक विज्ञानों से हुआ है। कुछ देशों में इसका संबंध जो है भौतिक विज्ञानों से रहा है, तो कुछ देशों में इसका संबंध भूविज्ञानों से रहा है। मतलब प्रत्येक जगह पर जो है मानव भूगोल का संबंध अलग अलग चीज़ों से, अलग अलग विषयों से रहा है। हाँ जी बेटा, हमारा सेकंड क्वेश्चन है बुक एक्सरसाइज का लॉन्ग क्वेश्चन है, जो मानव भूगोल के विषय क्षेत्र पर टिप्पणी लिखिए। तो मानव भूगोल जो है एक अत्यंत विशाल विषय है। अलग अलग क्षेत्रों में इसका अलग अलग अध्ययन किया जाता है कि जब मनुष्य का अध्ययन करने वाले सामाजिक विज्ञानों का विकास हुआ। कुछ देशों में इसका संबंध भौतिक विज्ञान से, कुछ देशों में इसका संबंध जो है भूविज्ञानों से। इसका मुख्य केंद्र बिंदु जो है मानव का भौतिक पर्यावरण के साथ ही संबंध है। फिंच और ट्रिवार्था जो है ये एक अमेरिकन भूगोलवेता है। उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक भूगोल के तत्व में भूगोल की विषय वस्तु को जो है दो भागों में बांटा है। पहला है भौतिक या प्राकृतिक पर्यावरण, दूसरा है सांस्कृतिक या मानव निर्मित पर्यावरण। तो पहला जो है भौतिक या प्राकृतिक पर्यावरण, इसमें जो है भौतिक वातावरण से संबंधित जैसे जलवायु, उच्चावच, अपतंत्र, भौतिक लक्षण, खनिज, इन सबको जो है शामिल किया जाता है। दूसरा है हमारा सांस्कृतिक पर्यावरण। सांस्कृतिक पर्यावरण में जो है जनसंख्या, मानव बस्ती, कृषि, उद्योग, परिवहन आदि लक्षणों को जो है शामिल किया जाता है। हंटिंगटन का मानना है कि मानव भूगोल का जो संबंध है भौतिक दशाओं और भौतिक पर्यावरण के साथ साथ जो है मानव की अनुक्रियाओं के साथ है। ब्लाश ने मानव भूगोल को जो है अपनी पुस्तक में संसार में जनसंख्या और बस्तियों के वितरण व परिवहन की विविध प्रकारों के विकास की विवेचना का मानव भूगोल की विषय वस्तु के रूप में शामिल किया है। जो ये आप भूगोलवेताओं के नाम पढ़ रहे हो, इन्होंने जो जो बात की है इनको आपको एज इट इज़ ही लर्न करना है, इनमें आप परिवर्तन नहीं कर सकते हो। ब्रून्स ने अपनी पुस्तक में भौगोलिक तथ्यों का वर्गीकरण किया। ब्रून्स ने मानव भूगोल के मूलभूत तथ्यों को जो है 6 भागों में बांटा है। पहला है मृदा के अनुत्पादक उपभोग तथ्य जैसे मकान और सड़क। दूसरा है पेड़ पौधों, जीव जंतुओं पर मानव की विजय से संबंधित जैसे कृषि और पशुपालन। भूमि के विनाशकारी वहन से संबंधित खनिजों का दोहन, वन विनाश, जीव जंतुओं का आखेट करना। समय के साथ साथ जो है मानव भूगोल की विषय वस्तु में परिवर्तन होता रहा है और नए तत्वों को भी शामिल किया है। ब्रून्स के अनुसार जो है मानव भूगोल की विषय वस्तु का यह धनात्मक व पॉजिटिव या यथार्थवादी यानी कि प्रत्यक्ष वर्गीकरण है। इन तथ्यों के अतिरिक्त जो है मानव भूगोल मानवीय पर्यावरण के निम्नलिखित 4 पक्षों का अध्ययन करता है। पहला है हमारा सर्वमुख
प्रमुख आवश्यकताओं का भूगोल। इसके अंतर्गत ब्रूस ने जो मानव की मूलभूत आवश्यकताएं हैं, भोजन, वस्त्र और मकान, उनका वर्णन किया है। दूसरा है हमारा भूशोषण का भूगोल। इसके अंतर्गत जो है पशुपालन, कृषि, खनन, मत्स्य औद्योगिकरण को शामिल किया गया है। तीसरा है सामाजिक भूगोल। इसके अंतर्गत जो है हमने किसको शामिल किया है, इसके अंतर्गत जो है हमारे सामाजिक भूगोल में आत्मनिर्भरता, श्रम विभाजन, सहकारिता, नगर व्यवस्था को शामिल किया गया है। राजनीतिक व ऐतिहासिक भूगोल में जो है प्रशासन, राजनीतिक, ऐतिहासिक घटनाओं व भूगोलिक तथ्यों की विवेचना की जाती है।